नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है निशांत उपाध्याय। साहित्य सृजन के इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज जिस किताब के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं उसका नाम है पडिक्कमा और इसकी रचनाकार हैं संगीता गुंदेचा जी। यह जो किताब है, इस किताब के बारे में पहले बात करना चाहूँगा क्योंकि ये बेहद दिलचस्प और नायाब किताब है। इसमें कई तरह के नवाचार हैं। इसके बारे में ख्यात नाटककार रतन थ्याम जी कहते हैं, समकालीन अभिव्यक्ति की छापों को अपने भीतर समेटे संगीता गुंदेचा की कविताएं अर्थमयता और अत्यंत कल्पनाशीलता के साथ धीरे धीरे अपनी दीप्ति से हमारे मानस का विस्तार करती हैं। साथ ही उर्दू के महान उपन्यासकार खालिद जावेद साहब कहते हैं, संगीता गुंदेचा की ये कविताएं मृत्यु और प्रेम के चारों ओर एक जाल सा बुनती हुई दिखाई देती हैं। इस किताब में तरह तरह की कविताएं हैं। कहना चाहिए कि इस किताब में अलग अलग सेगमेंट्स हैं जहां अलग अलग छाप की कविताएं आपको पढ़ने मिलती हैं। और इस किताब की जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं संगीता गुंदेचा जी, उनसे भी मैं आपका परिचय कराए देता हूँ। वे कवि हैं, अनुवादक हैं, नाट्यशास्त्रज्ञ हैं, संस्कृत में वे पढ़ाती हैं, संस्कृत की अध्यापिका हैं और साथ ही साथ तमाम तरह के उन्होंने अनुवाद स्वयं किए हैं और उनका खुद का कार्य भी देश विदेश की तमाम भाषाओं में अनुदित हुआ है। तो आज हम मिलेंगे संगीता जी से, उनसे बातचीत करेंगे पडिक्कमा के बारे में। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई आपको आपके कविता संग्रह के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब इस किताब को देख रहा था तो पहली जो बात मेरे जहन में आई वो इसका नाम ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया, पडिक्कमा। तो क्या आप बताएंगे कि इस शब्द के आशय क्या हैं और कहाँ से इसकी क्या यात्रा रही पडिक्कमा की? पडिक्कमा असल में प्राकृत का शब्द है। ये प्राकृत का बोलचाल का शब्द है। उसका जो मूल शब्द है वो पडिक्कमण है। तो पडिक्कमण का अर्थ होता है प्रतिक्रमण। ये जो इस पुस्तक में एक कविता है, जो पहली कविता है, उसका नाम भी पडिक्कमा है। और जो प्रतिक्रमण है उसका अर्थ होता है लौटना, और वो जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। और चूँकि मैं बचपन से पडिक्कमा शब्द सुनती हुई आई हूँ और चूँकि मेरे माता पिता और घर में एक जैन दर्शन और जैन माहौल है, तो ये शब्द बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ और वो मुझे बहुत आलोड़ित करता रहा है। तो एक्चुअली जब मेरे घर से दो लोग अचानक से प्रतिक्रमण कर गए, लौट गए, मेरे पिता और मेरे जो बड़े भाई हैं, तो उनके इस प्रतिक्रमण को लेके ये एक मैंने चंपू कविता लिखी है। उसका नाम है पडिक्कमा और उसी से इस पुस्तक का नाम भी आया है, शीर्षक आया। आपने चंपू कविता का जिक्र किया, अगर आप हमारे दर्शकों को चंपू कविता के बारे में पहले कुछ बता सकें कि क्या कविता है चंपू कविता, तो मेरे ख्याल से वे बड़े लाभान्वित होंगे क्योंकि ये एक नवाचार है चंपू कविता हिंदी में लिखना। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। मित्रों, ये चंपू काव्य संस्कृत में चंपू काव्य होता है जो गद्य और पद्यमय होता है, यानी जिसमें कविता भी होती है और यानी पद्य भी होते हैं और गद्य भी होता है। तो हिंदी के मूर्धन्य लेखक स्वर्गीय कमलेश जी हमेशा मुझसे एक चंपू काव्य लिखने की बात किया करते थे और संभवतः वे लिख भी रहे थे, लेकिन हमको उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई और वो चंपू काव्य उन्होंने लिखा भी है तो कहाँ है पता नहीं। तो चंपू काव्य लिखना एक बड़ी चीज़ है, वो समझ लीजिए खंड काव्य जैसा होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कमलेश जी की स्मृति में काव्य तो नहीं लेकिन एक कविता उनको समर्पित करते हुए मैंने लिखी है। और इसमें गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण होता है, तो वो एक अलग भाव बनता है जी। तो इसे ही चंपू मतलब हिंदी में तो चंपू कविता है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि प्रयास किया जाए। एक महाकाव्य लिखना तो कई बार आपके सामर्थ्य और सीमा की बात भी हो जाती है और अनुभव की बात हो जाती है,
पर उसी के आधार पर मैंने चंपू कविता लिखी है। अगर आप उस कविता का कुछ अंश या वो पूरी कविता हमें सुना सकें तो उससे हमें सुन के बड़ी खुशी होगी। ठीक है। पडिक्कमा कमलेश जी के लिए। इसमें 3 शब्द आएंगे। पडिक्कमन मैंने बताया कि प्रतिक्रमण या लौटना। मिच्छामि दुक्कड़म, इसका अर्थ होता है कि आप मेरे दोषों को मिथ्या करें। सामान्यतः इस शब्द का उपयोग माफ़ी मांगने के लिए किया जाता है, लेकिन मिच्छामि दुक्कड़म का मूल अर्थ जो किसी भी व्यक्ति के दोष हैं उनको मिथ्या करना होता है, क्योंकि दोष तभी तक होते हैं जब तक उनको देखने वाला होता है। और एक शब्द है काउसग्ग। ये तीनों प्राकृत के शब्द हैं। काउसग्ग का मतलब होता है काया का उत्सर्ग। पडिक्कमा, बारिश 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 बादल 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 बारिश बारिश बारिश। वह चल पड़ी है। बादल 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 बादल, उन्हें निमोनिया हो गया है। बारिश बारिश बारिश, वे गिर पड़े हैं। बादल बारिश बारिश बादल, बारिश निमोनिया, बारिश कैथेटर, बारिश कलाकंद, बारिश घर, बारिश वार्ड 723, बारिश गंगापुर, बारिश घाटी नीचे, बारिश मादर चौथ। बादल 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 बादल, बारिश 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 बारिश। वह बस पहुँचने को है। बादल 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 बादल। पातालवासी क्षमा करें, जल थल मैयलवासी क्षमा करें, पेड़ पौधे जीव जंतु क्षमा करें, घट घट क्षमा करें। बारिश 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 बारिश, माँ की आँखों में उतरता है शून्य। बादल बादल बादल। वह बस पहुँचने को है और तुम कहीं नहीं हो। बारिश बारिश बारिश। घोड़े पर सवार धूली बई, रथ पर सवार भेरूबा। बादल 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 बादल। बारिश 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 बारिश। तो ये कुछ इस तरह से चलती है कविता। बड़ी एक तरह से एक जादू रचती है, जिसमें पुनरावृत्ति की वजह से मैं उस बारिश को महसूस कर पा रहा था। हालांकि मैं इस बारे में भी खूब सारी बात करता सिर्फ चंपू कविता पर, समय की भी कमी है, लेकिन इससे मुझे इस किताब का एक और सार्थक नवाचार याद आता है कि आपने हाइकू से इंस्पायर्ड या हाइकू की तर्ज पर यहाँ हिंदी कविताएं लिखी हैं, या यूँ कहा जाए कि हिंदी हाइकू इसमें है। कई सारे लोग अभी भी हाइकू, जो कि एक जापानी प्रचलित कविता की विधि है या कविता लिखने का तरीका है, उससे परिचित नहीं है। मैं ये जानना चाहता था कि आपके जीवन में हाइकू कैसे आया, या हाइकू आपको किस तरह सम्मोहित करती है? हाइकू के किस रूप ने आपको सम्मोहित किया कि आप लिखें उसे हिंदी में? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हाइकू तो आपने बताया कि जो जापान है वहाँ एक इसकी बहुत समृद्ध परंपरा है, और बाशो आदि जो कवि हैं इसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हाइकू में 2 चीज़ें हैं। एक तरह का मेडिटेशन है, यानी आप सिर्फ 3 पंक्तियाँ लिखते हैं, जिसमें एक तो सौंदर्य होता है, मौसम होता है, यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहा जाए या अधिक से अधिक भाव जागृत हो। तो मुझे हमेशा से जो कविता में जो प्रिसीजन है, यानी जिसको हम लाघव कहते हैं जी, वो बहुत आकर्षित करता रहा है, और ये चीज़ हाइकू में बहुत है। जैसे संस्कृत में सूत्र होते हैं या दोहे होते हैं, तो वो 2 लाइन की कविता होती है, लेकिन उसका अर्थ बहुत अर्थ का विस्तार हो सकता है। तो वही बात मुझे हाइकू में भी लगी, और ये हाइकू नुमा है। हाइकू नुमा है। हाँ, एकदम से हाइकू तो नहीं है, और ये शब्द हिंदी के जो अद्भुत
और हिंदी भाषा के जो अद्वितीय कवि हैं उदयन वाजपेयी, उन्होंने ये शब्द दिया है हाइकूनुमा, और उसी शीर्षक से फिर कुछ कविताएं यानी कुछ हाइकूनुमा लिखे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा नवाचार है, बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि मैं उन्हें पढ़ रहा था और वो सच में हाइकूनुमा रस ली हुई हैं। इसी के साथ एक मुझे बड़ा ब्रेव अटेम्प्ट लगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि कविता संग्रह में कवि अपने अनुवाद और पुनर्रचनाएं भी डाले। आपके इस कविता संग्रह में प्राकृत भाषा की और कुछ पुरानी, उन्हें मैं तो सूक्तियाँ ही कहना पसंद करता हूँ, उस तरह की कविताएं, उनका अनुवाद और जो पुनर्रचना हुई है उसको भी आपने रखा है, जिसमें से एक ने मेरा ध्यान बड़ा आकर्षित किया। अगर आपकी परमिशन हो जरूर। तो उसी की ज़मीन पर चूंकि मेरा अगला सवाल है, प्रगल्भ तरुणी चित्त में जिसका वास है, गुणों में अटूट है जो, सेज पर करवट लेती है कभी, कभी फैली है दिशाओं में, कभी मेरे साथ बात करती, कभी काव्य रचना, देर तक ध्यान से बाहर नहीं वह प्रगल्भ तरुणी। वाह। तो ये जो कविताएं हैं और जो इस तरह का कविताओं में संक्षेप में ज़्यादा बातें कहना और इस तरह का एक मधुर संगीत जो धीमे धीमे खोता भी चला जा रहा है कालांतर में, तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा रही है, वो क्या वजह थी जिससे आप ये डिसीजन ले पाए कि इस तरह के अनुवाद और पुनर्रचना होनी चाहिए और साथ ही साथ वो इस काव्य संग्रह में संकलित भी होनी चाहिए? एक तो यही बात थी कि जो अनुवाद कर्म है उसमें आप सीखते बहुत हैं, यानी हर एक शब्द का एक संगीत होता है, उसकी ध्वनि होती है, तो जो मूल भाषा है उसमें ये सब होता है, और फिर जिस आप भाषा में उसको अनुदित कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई एक शब्द है, जैसे आपने चित्त में वास है जिसका, चित्ते विहट्ट दी न टुट्ट दी सा गुणे सुम, ये एक प्राकृत कविता है। तो अब चित्ते विहट्ट दी तो उसमें आ गया प्राकृत में, तो चित्त में वास है जिसका, तो ये जो विन्यास है कि हम चित्त शब्द रखेंगे, फिर उसके बाद क्या शब्द रखेंगे, तो ये जो विन्यास है जहाँ कोई शब्द और उसका अर्थ और उसके अर्थ का विस्तार होता है, ये बहुत आप सीखते हैं अनुवाद कर्म के दौरान। तो पहली बात तो यही थी। दूसरा, ये संस्कृत और प्राकृत कविताएं आपको बहुत समृद्ध करती हैं जब आप उनको पढ़ते हैं, और आपको पता चलता है कि हम कितनी बड़ी परंपरा के नागरिक हैं। यानी एक आप देखिए राजशेखर की कविता थी, कालिदास की है, इसमें दामोदर गुप्त की है, श्रीहर्ष की है, तो हमें ये भी पता चलता है कि जो हम आज लिख रहे हैं तो हम कितनी महान और कितनी बड़ी परंपरा के नागरिक हैं, ये याद दिलाने भी मैंने ये जो अनुवाद हैं इनको पुस्तक में रखा है। और साथ ही एक बात ये भी थी कि अनुवादों को लेके बहुत लोग थोड़े संकोच में भी रहते हैं। मैं अनुवाद कर्म को उतना ही महत्वपूर्ण मानती रही हूँ जितना लेखन कर्म, क्योंकि उसमें भी उतना क्रिएटिविटी और भाषाओं का ज्ञान और आपका छंदों का ज्ञान और विन्यास जो है उसमें, यानी हम भाषा की जो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सब का आपका जो तरीका है, आपको जो आप इसका जो ज्ञान है वो बहुत समृद्ध हो जाता है अनुवाद करने से। तो शायद यही कारण रहा होगा। और एक चीज़ और भी थी निशांत, कि जैसे मेरा जो पहला कविता संग्रह, कविता और कहानी संग्रह है एकांत का मानचित्र, तो उसमें भी सामान्यतः कविताएं अलग होती हैं और कहानियां अलग होती हैं, पर मेरा मन था कि कविताएं और कहानियां एक साथ छपें, और उसको सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर ने छाप भी दिया। तो वो एक पूरा आपका एक लेखक का पूरा व्यक्तित्व आ जाता है कि वो कहानियां लिखी उसने और कविताएं लिखी। तो उस पुस्तक के बाद फिर मैंने जो भी किया, कि अनुवाद किए, या मान लीजिए कुछ हाइकू लिखे, या मान लीजिए कुछ कविताएं लिखी, तो मैं जो भी करती हूँ वो अपनी किताब में ले आती हूँ।
जी, यही एक कारण। निस्संदेह मैं भी जब इस कविता संग्रह को पढ़ रहा था तो लग रहा था कि रचनाकार का समूचा व्यक्तित्व तो यहाँ दिखाई दे रहा है। और जब हम नवाचार की बात कर रहे हैं और नई नई चीज़ों की, तो जैसे हाइकू नुमा नाम उदयन जी ने दिया, इसी कविता संग्रह में मुझे एक नाम और बड़ा सुंदर लगा जो कि जी कविताएं हैं। जी जी कविताएं जब आप सुनते हो तो पहले तो वो बड़ा रहस्यमय लगता है कि जी कविताएं क्या है, क्योंकि जी शब्द ऐसा है कि उसके कई अर्थ और कई ध्वनियाँ हैं हमारी भाषा और हमारी संस्कृति में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जी कविताएं लिखने का और उनको वो नाम देने के पीछे की यात्रा क्या रही? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो जी कविताएं हैं, असल में ये शब्द है नानी जी। तो मालवा के का एक गांव है तनोड़िया, वहाँ मेरी उज्जैन से 60 किलोमीटर आगे पड़ता है वो। तो वहाँ मेरी नानी जी रहती थी और हम अक्सर अपनी माँ के साथ वहाँ जाया करते थे। तो जब मेरी नानी जी की मृत्यु हो रही थी तब हम उनके आसपास ही थे। तो वो इस तरह की स्त्री थी जो अपने को पूरी कायनात का एक अंश समझती थी। यानी जो यूरोपीय सभ्यता ने हमें ये जो सिखाया या अब जो आ गया है कि मनुष्य केंद्र में है सारी चीज़ों के, वो उनके आचरण में बिल्कुल नहीं था। आपको ऐसा लगता था कि वो पूरी एक प्रकृति है और अपने को उसका एक अंश मानती हैं, और वो जीवन भी वैसा ही जीती थी। तो जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे शहर में डॉक्टर वगैरह के पास मत ले जाओ, मैं तो यहीं शांतिपूर्वक मैं धीरे धीरे मरना चाहती हूँ। तो उनके आसपास कैसा परिवेश था कि कोई मालिन है वो गुलाब का फूल लेके आ रही हैं, तो पड़ोस से कुम्हार आ रहे हैं अपने छोटे बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने, और वो जो कुम्हार है उनके मतलब उनके मटकों पे चित्रकारी कैसे हो ये जी बताती थी। फिर गायें निकलती थी शाम को, तो जो जी उनको रोटियां देती थी और उनके ग्वालों को गाली देती थी। तो ये जो सारा जो जी की मृत्यु के आसपास का जो परिवेश है वो इन कविताओं में है। और नानी जी का सिर्फ जी हो गया है, क्योंकि जो मेरी माँ है वो मेरी नानी जी को सिर्फ जी कहती थी, इसीलिए मैं भी उनको जी कहने लगी। और इसमें आपने देखा होगा कि जो मालवी भाषा है, यानी जो जी की या मेरी माता जी की या जो हम लोग घर में बोलते हैं, वो अनायास ही आ गई है। मतलब उसको ऐसा नहीं था कि वो प्रयास पूर्वक आई हो, वो बहुत ही अवचेतन में कहीं रही होगी और फिर वो कविता में एक तरह से हिंदी और मालवी एक साथ अवतरित हुई, और वो बड़े नैसर्गिक रूप में वहाँ प्रकट हुई है जहाँ प्रकट हुई है। आप जब बता रहे थे अपनी नानी के बारे में कि वो प्रकृति से एकाकार होकर जीवन जीती थी, मुझे अंग्रेजी के कवि वर्ड्सवर्थ याद आ गए कि वो कई बार अपनी कविताओं में खुद ही बादल होते थे, फिर खुद ही मनुष्य होते थे। और इससे मेरा एक अगला सवाल ये बना कि चूंकि आप अनुवाद का आपका एक इतना लंबा काम रहा है और निरंतर आप कई तरह की भाषाओं और बोलियों में आवाजाही होती रही है, जो आपकी कविताओं में अलग तरीके से दिखाई देता है। तो मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि मैं भी एक युवा रचनाकार हूँ, युवा कवि हूँ, कि भाषाओं में इस तरह की आवाजाही से क्या फ़ायदे होते हैं या किस तरह का प्रभाव पड़ता है, या आपने उसको किस तरह जिया है? जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा जो ननिहाल है वो मालवा में है, तो मालवी में बचपन से बोलती हूँ। फिर मालवी भाषा में ये है कि राजस्थानी और गुजराती दोनों के शब्द आ जाते हैं। अच्छा। और मेरे पिताजी राजस्थानी हैं, तो बहुत सारे हमारी भाषा में राजस्थानी शब्द भी आ गए। और साथ में फिर हिंदी तो हम लोग बोलते ही हैं। फिर हुआ ये कि हम लोग मतलब मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं संस्कृत पढूं, और फिर धीरे धीरे मेरी भी रुचि उसमें बढ़ी, तो थोड़ा मतलब संस्कृत में पढ़ने लगे। फिर साथ में चूँकि हमारा तो परिवेश, अधिकतर परिवेश जो है वो अंग्रेज़ी का है, तो कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी टूटी फूटी वो भी जानने लगे। फिर जो चूँकि घर में
माहौल जो है वो, चूंकि हम लोग जैन हैं तो सारी जो जैन दर्शन है या उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो प्राकृत भाषा में है। अच्छा। तो जैसे ये पडिक्कमा शब्द है, तो बचपन से जैसे मेरी बुआ जी थी, उनको बहुत प्राकृत याद थी और वो हम लोगों को सुनाया करती थी, और हम लोग जब भी मंदिर में जाते थे तो हमको वही सुनने को मिलता था। तो मुझे लगता है कि आप, मेरा जो परिवेश है पूरा बचपन से लेकर अभी तक, और फिर जब बड़े हुए तो भोपाल में आए तो यहाँ भारत भवन है, उज्जैन में थे तो कालिदास समारोह में जाते थे, और ठाकुर जयदेव सिंह, प्रेमलता शर्मा जी, उस्ताद जिया मोहिनुद्दीन डागर, मल्लिकार्जुन मंसूर, इन सबको सुनते थे। फिर जब भोपाल आए तो भारत भवन था, तो भारत भवन में विभिन्न कलाओं के साथ, जैसा कि उज्जैन कालिदास समारोह में भी था, हमको एक तरह से कह लीजिए तरह तरह की भाषाओं के जो कवियों को सुनने का अवसर मिला, चाहे वो गुजराती हों, मराठी हों, कन्नड़ के हों, बंगाली हों, असमी भाषा के हों। तो ये सारे जो फिर खुद की भी जो रुचि है, तो हालांकि जो आप दुनिया भर का जो साहित्य पढ़ते हैं वो तो अंग्रेज़ी में ही पढ़ पाते हैं। तो ये सारी जो मेरा जो परिवेश था या मेरी जो बिलोंगिंग्स थी, वो उसके कारण ये अनायास फिर हम जो भी करते हैं, वो कविता लिखना ही क्यों ना हो या बोलना ही क्यों ना हो, तो वो फिर अनायास उसमें चला आता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न तो तमाम हैं और किताब इतनी सुंदर बन पड़ी है कि मैं उस पर कई तरह की बातचीत करना चाहता हूँ और निस्संदेह हम आगे करेंगे, लेकिन समय की कमी के कारण मुझे अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ विराम देना होगा। और जाते जाते मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो आपके श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो आपकी किताब पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप उनसे कोई बात कहना चाहें तो आप ज़रूर कहें उस बात को, कोई संदेश देना चाहें। देखिए, मैं संदेश में भरोसा नहीं रखती, लेकिन रूस के महान कवि हुए हैं दोस्तोयेवस्की, तो वो ये कहते हैं कि सौंदर्य ही इस दुनिया को बचा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सौंदर्य है वो हमारे यहाँ साहित्य में है, तमाम तरह की कलाओं में है, और गायन, वादन, नृत्य, साहित्य। तो कोशिश मेरी ये रहती है, अन्यों की भी शायद हो सकती है, कि वो अच्छा साहित्य पढ़ें और जो बड़े कलाकार हैं, जिन्होंने कुछ तपस्या की है, साधना की है, उनको सुने। कविता लिखने से पहले जो हमारे जो वरिष्ठ लेखक हैं उनको पढ़ें। तो वो जो सौंदर्य है जिसकी बात दोस्तोयेवस्की कर रहे हैं, मुझे लगता है वो स्वयं ही उनमें प्रवेश कर जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है, और बिल्कुल अगर इस तरह की रचनाएं होती रहीं, आप जैसे लोग रचते रहे, तो सौंदर्य बचा रहेगा। दर्शकों, तो ये थी हमारी बातचीत पडिक्कमा की रचनाकार संगीता गुंदेचा जी के साथ। मैं अब आपसे विदा लेता हूं, और इस वादे के साथ कि बहुत जल्द हम साहित्य सृजन की अगली कड़ी में एक और नायाब किताब, एक और अनूठे रचनाकार के साथ मिलेंगे, आपका उनसे तारुफ कराएंगे। तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया। शुक्रिया। शुक्रिया मेहमान।